प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी यानी बीएड के जो विद्यार्थी हैं वह अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जाता है और विद्यालय में जाकर के वह शिक्षण कार्य का अभ्यास करता है। लेकिन जब भी वह शिक्षण अभ्यास करना जाए उससे पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसकी पूर्व में योजना तैयार कर ली जाए। यानी जो भी कक्षा में पढ़ाना है उसकी योजना तैयार कर लेनी चाहिए कि कौन सा विषय पढ़ाना है, कितना विषय वस्तु पढ़ाना है, किन किन शिक्षण विधियों को काम में लेना है और इसके साथ साथ कौन कौन सी सहायक सामग्री भी काम में लेनी है और कितना कंटेंट उसको पढ़ाना है, इसकी भी योजना बना लेनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक शिक्षक का यह उद्देश्य होता है कि जो भी वो आधे घंटे में पढ़ाना है वो उसको समझ में आ जाए, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करके चलना चाहिए, योजना बना के चलनी चाहिए। किसी भी कार्य की सफलता उसकी योजना पर निर्भर करती है। आज हम आपको सामाजिक अध्ययन विषय में हमारा परिवार विषय पर आपको लेसन प्लान बनाना बताएंगे कि कैसे उसकी लेसन प्लानिंग होती है। जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो पहले उसके लिए सामान्य उद्देश्य निर्धारित किया जाता है जो कि उस संपूर्ण विषय से संबंधित होता है। जैसे कि छात्रों में आदर्श नागरिकों के गुणों को विकसित करना है, समुदाय की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराना है, सामाजिकता के गुणों को विकसित करना है, मानवीय एवं सामाजिक संबंधों से अवगत कराना है, देश प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना से अवगत कराना है, सामाजिक विरासत और समस्याओं से ज्ञान कराना है, प्रयोग सहयोग अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं को विकसित करना है और साथ ही साथ तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति को भी विकसित करना है। यह संपूर्ण उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। लेकिन इसी के साथ हम विशिष्ट उद्देश्यों को भी निर्धारित करते हैं जो कि उस विषय वस्तु से संबंधित होता है। जैसे विद्यार्थी परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार का प्रत्यास्पण कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है, जो टीचर कक्षा में ज्ञान देता है उस ज्ञान से संबंधित वह ज्ञान देता है और जब विद्यार्थी एज इट इज़ उस ज्ञान को बताता है तो उसको हम प्रत्यास्पण या रिकॉल कहते हैं। तो जब टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे अगर वैसे की वैसे जवाब देता है तो हम कहेंगे कि वह रिकॉल कर रहा है। विद्यार्थी परिवार के बारे में, एकल परिवार के बारे में और संयुक्त परिवार के बारे में बताता है। फिर है अवबोध। विद्यार्थी हमारा परिवार जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके साथ साथ वह अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग करता है। जो ज्ञान वो देता है क्या उसको वो समझ में आया है कि नहीं, इसके लिए वह देखता है कि क्या वो उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। जैसे परिवार की व्याख्या करना, एकल परिवार की व्याख्या करना, संयुक्त परिवार की व्याख्या करना, इसके बारे में बताता है, तब हम उसको कहेंगे अंडरस्टैंडिंग है। फिर जो ज्ञान हम कक्षा में देते हैं यदि वो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में लाता है तो उसको कहते हैं ज्ञानोपयोग यानी एप्लीकेशन। तो हम क्या बनेंगे, विद्यार्थी परिवार से संबंधित विभिन्न मुद्दों का निवारण कर सकेंगे। यानी जो ज्ञान हमने दिया है जब वो व्यवहारिक जीवन में उसको प्रयोग में लाता है तो हम उसको कहते हैं एप्लीकेशन। अब है रुचि से संबंधित कि उसका क्या इंटरेस्ट है, इससे संबंधित उद्देश्य है। तो विद्यार्थी परिवार से संबंधित तत्वों में रुचि ले सकेंगे। इसके साथ साथ अभिवृत्ति, एटीट्यूड क्या डेवलप होगा कि छात्र परिवार के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। यानी हम ये पर्टिकुलर जो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इन सब से रिलेटेड जो विशिष्ट उद्देश्य है उस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित वो भी निर्धारित करते हैं ताकि अंत में हम इसकी जांच कर सकें कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं। फिर हम शिक्षण विधि को काम में लेंगे कि कौन सी है। जैसे कथन विधि और प्रश्नोत्तर विधि, वो कक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर करेगा, इसके साथ साथ वो नरेशन भी करेगा, कथन भी करेगा। फिर सहायक सामग्री को भी वो काम में लेगा। जैसे सामान्य सहायक सामग्री तो है कि चौक है, डस्टर है, बोर्ड है, ये सब। लेकिन विशिष्ट सहायक सामग्री में क्या है, चार्ट है, मानचित्र है, पॉइंटर यानी संकेतक है। इन सबको काम में लेने के बाद शिक्षण बिंदु को निश्चित किया जाता है कि कक्षा में कौन कौन से शिक्षण बिंदु पर हम अध्ययन करेंगे। परिवार के बारे में, एकल परिवार के बारे में और संयुक्त परिवार के बारे में। इसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी प्रस्तावना प्रश्न होगा। जब भी कोई स्टूडेंट टीचर कक्षा में पढ़ाने के लिए जाता है, प्रशिक्षणार्थी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाता है, तो वह डायरेक्ट कोई टॉपिक नहीं लिखता है, वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से उस विषय वस्तु को निकलवाने का प्रयास करता है, उस प्रकरण को निकलवाने का प्रयास करता है जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे घर का मुखिया कौन है, फिर पिता के अलावा और कौन कौन हो सकता है, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, परिवार का निर्माण करते हैं। तो हमारा परिवार के विषय में आप क्या जानते हैं, तो वो एक सामान्य जानकारी के आधार पर पुष्टि कर सकता है। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि आज हम आपको परिवार के बारे में
बताएंगे। अब किसी भी पाठ की योजना बनाते हैं तो हम उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से? शिक्षण बिंदु, फिर दूसरा है अध्यापक क्रिया, यानी कक्षा में अध्यापक कौन कौन सी क्रिया करेगा, छात्र क्या क्रिया करेगा और श्यामपठ सार क्या होगा। तो पहला अपना शिक्षण बिंदु है परिवार। तो परिवार से संबंधित क्या विकासात्मक प्रश्न होंगे? बालक का प्रथम गुरु कौन होता है, माता पिता मिलकर किसका निर्माण करते हैं, परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं, और स्टूडेंट क्या करेंगे, उसका उत्तर देंगे। जैसे प्रथम गुरु कौन होता है? माता पिता। फिर ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? परिवार के बारे में। फिर परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो एक सामान्य जानकारी देते हुए निरुत्तर हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ का जो टीचर होता है वो इसका स्पष्टीकरण करता है कि हमारा परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। घर में हर कोई एक परिवार में पैदा होता है। बालक की प्रथम पाठशाला ही उसका परिवार होता है, जहाँ उसमें स्नेह, दया, सहयोग, सहकार्य, क्षमा आदि गुणों का विकास होता है। बड़ों का आदर करना, अतिथियों का सत्कार करना, ये सब परिवार में रहकर ही सीखता है। तो उसका ब्लैक बोर्ड समरी या श्यामपठ सार क्या होगा कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है। फिर हम कहेंगे परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो हम 2 प्रकार से बता सकते हैं कि या तो हम डायरेक्ट बता दें कि एकल परिवार किसको कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बच्चों से निकलवा सकते हैं कि एकल परिवार किसे कहेंगे और संयुक्त परिवार किसे कहेंगे। जैसे एकल परिवार है तो परिवार में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एकल एवं संयुक्त। एकल परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो टीचर क्या बताएगा, जिस परिवार में माता पिता और भाई बहन रहते हैं उसको हम एकल परिवार कहते हैं, यानी न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार का अर्थ है विवाहित युगल और उसके बच्चे जब उनके साथ में रहते हैं तो हम उसकी जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता ही निभाते हैं, तो हम एकल परिवार कहते हैं। तो श्यामपठ सार क्या होगा कि एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। लेकिन जब हम संयुक्त परिवार के बारे में पूछते हैं तो पूछते हैं बताओ पुराने ज़माने में कैसा परिवार होता था, तो कहेंगे जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची रहते थे। अच्छा, इन सदस्यों से मिलकर कौन सा परिवार बनता है? इनसे सबका परिवार बड़ा परिवार होता है। तो हम कह सकते हैं इस बड़े परिवार को क्या कहते हैं, तो बच्चा उसका उत्तर देने में असंतुष्ट होता है क्योंकि यह छोटी कक्षा के लिए है तो वो नहीं बता पाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा उसका स्पष्टीकरण करती है। शिक्षा क्या कहती है कि जब दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि सब साथ मिलकर ऐसे परिवार में रहते हैं तो हम उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। परंतु भारत में इस प्रकार की प्रथा का धीरे धीरे प्रचलन कम होता जा रहा है। तो श्यामपठ सार में क्या है कि जिस परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सब मिलकर के रहते हैं तो उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो हम इन तीनों बिंदुओं के आधार पर विषय वस्तु को स्पष्टीकरण करने का प्रयास करते हैं, और जब कक्षा में पढ़ा देते हैं तो हमें यह देखना भी ज़रूरी है कि क्या जो हमने पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं। इसके लिए मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है। जो कक्षा में पढ़ाया जाता है उसी से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। जैसे बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, एकल परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इन दोनों परिवारों में क्या अंतर है, ताकि शिक्षक को यह पता लग जाए कि जो कक्षा में पढ़ाया है उन्हें कितना समझ में आया है। लास्ट में होम असाइनमेंट या गृह कार्य दिया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि ज्ञान का अभ्यास हो जाए तो वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति कर सके। जैसे परिवार का अर्थ क्या है, एकल परिवार किसे कहते हैं, यानी जो विषय वस्तु कक्षा में पढ़ाई जाती है उस विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान दिया जाता है।